again. Somebody calling in between. Recording रुक गई. Okay. So अब वो आप खुद हैंडल कर लेना, मुझे नहीं समझ आएगी, ठीक है. So मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बात नहीं. अच्छा, अब ये टॉपिक लंबा है इसलिए, और ये बहुत लंबा है, सो इसलिए मैं कोशिश करूँगा जितना आज कवर हो सके आज कवर करवा दूँ, बाकी कल कर लेंगे. सो कुछ लोग आज ज्वाइन कर लेंगे, कल कर लेंगे. म्यूट कर दो माइक सारों के, शोर बहुत है. और जो एरियाज कवर नहीं हो पाएंगे उनको हम सब्सिक्वेंटली अगले 3-4 सिटिंग्स में कवर कर लेंगे. बाकी आप लोग ये प्रेजेंटेशंस देख लेना. So why we want to define the personality? The first purpose is to provide a way of organizing. मेरा ओके, मेरा माइक म्यूट हो गया. अच्छा, तुमने मुझे खामोश करा दिया, तुमने कहा ये बोले ना. ओके, कहाँ से म्यूट अनम्यूट होगा? दोबारा से रिकॉर्डिंग चलाऊंगा, दोबारा से स्टार्ट करूंगा. ओके ओके, वो मैंने कर दिया. अब आप बाकियों का म्यूट कर दें, मेरा ना कीजिएगा. मेरा म्यूट तो नहीं हुआ माइक? ओके, फिर हो गया. ओके, रिकॉर्डिंग कर दी मैंने, कंटिन्यू करूं? ओके, अब डिस्ट्रैक्शन कम होगी. ओके, अच्छा, सवाल पूछना हो ना तो मैं फोकस रहूंगा, सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं फोकस से हट जाऊंगा. सो अब इस डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना. पर्पस ऑफ पर्सनालिटी थ्योरी, क्या पर्पस है? टू प्रोवाइड अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू नो अबाउट योरसेल्फ एंड अदर पीपल. आउटगोइंग और शाय, क्विक टेम्पर्ड और calm, witty or dull. Second purpose, to explain the difference among the individuals. Third purpose, explore how people conduct their lives. Fourth purpose, determine how life can be improved. Now, for us, there is a fifth purpose. We want to highlight the prognosis and the outcome of an individual having a psychiatric morbidity so that we can predict precisely कि इस पेशेंट में इतनी इम्प्रूवमेंट आएगी और ये नहीं होगा. सो दैट इज आवर मेन गोल. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ कह रहे थे? Somebody was saying something? Is it okay? Should I continue? क्यों भाई नजीर? Okay. Okay. Historical background. Hippocrates, the father of the Hippocratic oath, जो हम लोग oath MBBS में लेते हैं, जो आपकी behavioral sciences में भी एक बहुत important oath छपा हुआ है किताबों में. उसने जो oath दिया था, उसके the oath hypothesized two poles. One which temperament could vary, hot versus cold and moist versus dry. This idea results in 4 possible combinations: hot, moist, hot, dry, cold, moist, cold, dry. बात समझ आई? हिपोक्रेट ने ये कहा कि जी ये दो चीजें जो ना, एक अगेन खुश्क होना और एक नमी होना, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें कि गर्म और मॉइस्ट है, हॉट एंड ड्राई है, कोल्ड एंड मॉइस्ट है, कोल्ड एंड ड्राई है. और इसको उसने नाम दिया ह्यूमर्स का. ह्यूमर्स
वो लिक्विड फॉर्म्स थे जो आपकी बॉडी में उसके ख्याल में मूव करते थे, एंड दैट वर थॉट टू बी द की फैक्टर्स इन बोथ हेल्थ इश्यूज एंड पर्सनालिटी पिक्यूलियरिटीज। उसने इन चारों लिक्विड्स के बेसिस पे, जो कि हॉट मॉइस्ट हॉट ड्राई कोल्ड मॉइस्ट कोल्ड ड्राई के थे, उनके बेसिस पे लोगों की शख्सियत को उसने बनाया और उसको डिस्क्राइब किया। Plato suggested a classification of 4 personality types or factors, namely artistic, sensible, intuitive and reasoning. अब प्लेटो ने उन 4 चीज़ों को चेंज करके इन 4 चीज़ों पे कन्वर्ट कर दिया। उसने कहा जी कुछ लोग आर्टिस्टिक हैं, कुछ सेंसिबल हैं, कुछ इंट्यूटिव हैं, कुछ रीजनिंग के साथ चलते हैं, कॉग्निटिव लेवल पे चलते हैं। His renowned student Aristotle proposed a similar set of factors that could explain personality: iconic or artistic, pistic or common sense, noetic or intuition, and dinoetic or logical. फिर बंद हो गया। ओके, वेल ये फिर स्काइप में मसला है ना। ओके, कैन यू हियर मी नाउ? स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई? ओके ओके, सो आई विल ट्राई टू डू इट अगेन इफ आई बी एबल टू। Start sharing. Okay. Can you see me now? Can you see the screen? Yes. Okay. Yes. So Skype के अपने मसले हैं. Okay. Theories of personality. जो theories प्लाटो ने, हिपोक्रेट्स ने और एरिस्टोटल ने दी थी, उसी के बेसिस पे आगे ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जब साइकोलॉजिकल पैराडाइम्स डिवाइस होने शुरू हुए तो उसमें थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बात हुई। और ये 5 बेसिक, इन्हीं को पैराडाइम ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। ये 5 थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज मोर फेमस और मोर थियोरेटिकल और मोर नॉलेजेबल जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होती हैं। पहली है साइकोएनालिटिकल थ्योरीज, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर in terms of the interaction of various components of personality. So psychoanalytical theories में जब मैं explain करूँगा तो पता चल जाएगा कि मुख्तलिफ pillars बना दिए गए और उन pillars के combination का जो इम्तिजाज का, जो मिक्सचर का जो आउटकम है, उससे उन्होंने कहा जी कि इसकी पर्सनालिटी इस किस्म की है। दूसरी थ्योरी ट्रेड थ्योरीज है, attempt to learn what traits make up a personality and how they relate to actual behavior. So trade theory ये कहती है कि बेशुमार मुख्तलिफ traits हैं, छोटे छोटे components हैं, bricks हैं, और वो bricks जब आपस में जुड़ती हैं तो जो outcome निकलता है वो trade theories का outcome है, और उस बेसिस पे उन्होंने personality को explain किया। फिर social और cognitive theories हैं जो attribute difference in personality to socialization, एक्सपेक्टेशंस एंड मेंटल प्रोसेसेस। अब मेंटल प्रोसेस में इमोशनल भी है, कॉग्निटिव भी है, वो सारे डोमेन भी हैं, लेकिन उसका इंटरेक्शन जनरली सोशली लोगों के साथ इंटरेक्शन में और लोगों के साथ बिहेवियर में जो है वो सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज बयान करती हैं। ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज फोकस ऑन प्राइवेट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनल ग्रोथ। मैं सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हूँ, मैं लाउड स्पोकन हूँ, सो वो सिर्फ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बेसिस पे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी डिस्क्राइब होती है। और बिहेवियरिस्ट पर्सनालिटी थ्योरी फोकस ऑन इनर वर्किंग्स ऑफ पर्सनालिटी, स्पेशली इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रगल्स। मुझे गुस्से पे काबू करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे अपने आप को सोशली लोगों में इजहार करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी वाले एक्सप्लेन करते हैं। इसकी मजीद डिटेल्स अभी आ जाएंगी, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। साइकोएनालिटिकल थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, अब ये सबको पता है कि ये फ्रॉइड ने कॉइन किया। तो साइकोएनालिटिकल थ्योरीज एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर
in terms of interaction of various components of personality. Sigmund Freud was the founder of this school. अब सिगमंड फ्रॉइड की 99.9% थ्योरीज नल एंड वॉइड हो गई क्योंकि वो एविडेंस बेस्ड नहीं थी, उसमें डाटा नहीं था, उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ट्राई नहीं किया गया. सिगमंड फ्रॉइड वाज अ जीनियस क्योंकि उस अकेले आदमी ने 36 किताबें लिखी और हर किताब के तकरीबन 1000 पेजेस थे, मींस 36,000 पेजेस उसने लिखे और उसमें उसने अपनी थ्योरीज को एक्सप्लेन किया अपनी सोच से और अपने 2-4 पेशेंट्स के बेसिस पे. लेकिन क्योंकि वो एविडेंस बेस्ड नहीं था इसलिए वो ज़्यादातर थ्योरीज नल एंड वॉइड हो गई. बट ऑफ कोर्स इट हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंट. उसको बाबाए साइकोलॉजी इसलिए कहा जाता है कि उसकी एक जो उसकी कॉग्निटिव लेवल पे प्रोसेसिंग थी टू सी ह्यूमन बिहेवियर्स एंड टू मेक assumptions out of it, वो बहुत बड़ा कमाल था. Based on the idea of converting heat into mechanical energy, he proposed psychic energy could be converted into behavior. So मेरे जो mental processes हैं वही मेरे behaviors का इजहार करेंगे. Freud's theories places central importance on dynamic, unconscious psychological conflicts. और उसने ये कहा कि जी हमारे दिमाग के अंदर जो सोच है उस सोच के दरमियान जो आपस में इंटरेक्शन होता है उसके बेसिस पे हम अपने बिहेवियर का इजहार करते हैं और उसी के बेसिस पे ये सारी थ्योरीज बेस्ड हुई. Freud's psychoanalytic theory of personality is somewhat controversial and is based on 3 main assumptions. One, personality is governed by unconscious forces that we cannot control. So इसको अगेन निगेट किया गया. सब्सिक्वेंटली बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया और उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं है कि वो अनकॉन्शियस है, हम कॉन्शियसली भी बहुत सारी एफर्ट्स करते हैं, कोशिश करते हैं, हम बहुत सारे अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं. सो फ्रॉइड का ये कहना कि ये अनकॉन्शियस है, एब्सोल्युटली ये गलत है. चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अगेन पोस्टुलेटिंग एडल्ट पर्सनालिटी. कि हमारे बचपन के जितने भी एक्सपीरियंस हैं, हमें अम्मा ने कितना प्यार किया, अब्बा ने कितने थप्पड़ मारे, भाइयों ने कितना बुली किया, दोस्तों ने कितना हमें समझाया और हमें जो है वो मुख्तलिफ रास्ते पे लगाया, ये सारे. लेकिन दिस इज़ जस्ट वन कंपोनेंट. जो सब्सिक्वेंटली थ्योरीज डिमार्केट हुई उसमें ये बात की गई कि नहीं, दिस इज़ जस्ट वन कंपोनेंट, इट्स नॉट द होल. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. Personality is shaped by the manner in which children cope with sexual urges. ये फ्रॉइड की तीसरी कॉन्सेप्ट था कि हर चीज़ सेक्स से रिलेटेड है. सो सेक्सुअल जो फैंटेसीज हैं, सेक्सुअल अर्जेस हैं, जिसके बारे में मजीद उसने एक्सप्लेन किया, उनके बेसिस पे उसने पर्सनालिटी बताई. सो उसने ये कहा कि ये 3 चीज़ें हैं, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस. और इसके अंदर मजीद 3 एक फैक्टर्स हैं जिसको हम बोलते हैं ईगो, इड और सुपर ईगो. सो कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस और ईगो, सुपर ईगो और इड का जो एक कॉम्बिनेशन है जो इस आइसबर्ग में आप लोगों को नजर आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन फ्रॉइड्स की बेसिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, द आइसबर्ग मेटाफोर, राइट. और नॉन कॉन्शियस जो इर्द गिर्द हमारे इर्द गिर्द छुपा हुआ, ढका हुआ, पड़ा हुआ. अनकॉन्शियस को वो कहता है कि अनकॉन्शियस इज अंडरस्टूड टू बी अ लार्ज पार्ट ऑफ माइंड विच इज हिडन फ्रॉम द व्यू. ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में जो न्यूरल सर्किट्स हैं उनमें बहुत सारी मेमोरीज, हम 3 साल की उम्र में से मेमोरी को स्टोर करना शुरू करते हैं अपने ब्रेन में, और अगर हमारी 80 साल की उम्र है तो मीन्स 77 ईयर्स ऑफ मेमोरी इज स्टोर्ड इन द ब्रेन. कुछ बैकग्राउंड में चली जाती हैं, कुछ फोर फ्रंट पे आ जाती हैं, कुछ याद आ जाती हैं, कुछ याद करने में दिक्कत होती है. सो उसने कहा कि मेजॉरिटी कंपोनेंट अनकॉन्शियस. फिर प्री कॉन्शियस है. द प्री कॉन्शियस इज रिप्रेजेंटेड बाय द वाटर लाइन, बट इट इज द जोन इन विच देयर आर फ्लीटिंग ग्लिम्पसेस ऑफ द कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, फ्लिकरिंग अक्रॉस द स्क्रीन ऑफ कॉन्शियसनेस. सो अगर आप इस आइसबर्ग को देखें और प्री कॉन्शियस को देखें तो प्री कॉन्शियस कॉन्शियस के नीचे है लेकिन अनकॉन्शियस के ऊपर है, दरमियान में है.
सो ये पानी के इतना नीचे है कि नज़र तो आ रहा है, लेकिन वो कितना प्रोजेक्ट करता है अपने आप को बाहर और कितना नीचे चला जाता है, ये वेरी करता है. फ्लिकरिंग इफेक्ट. Consciousness, the relative small part which sticks out of the water, is seen as equivalent to the small amount of conscious awareness that the human experiences. ये सबसे ऊपर जो जागते हुए, समझते हुए, सूझबूझ के साथ हमें नजर आ रहा है, ये कॉन्शियस है. सो ये वही डायग्राम है. इसमें कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को डिमार्केट किया गया है. इड अनकॉन्शियस है, ईगो पार्टली प्री कॉन्शियस है, पार्टली कॉन्शियस है, और सुपर ईगो पार्टली अनकॉन्शियस है, पार्टली प्री कॉन्शियस है और पार्टली कॉन्शियस है. सो जो सुपर ईगो है वो तीनों लेयर्स पे मौजूद है. जो इड है वो सिर्फ अंडर करंट में मौजूद है, विजिबली इजहार उसका नहीं होता. और ईगो जो है वो कुछ छुपी हुई है और कुछ उसका इजहार हो रहा है. इस कॉम्बिनेशन से फ्रॉइड ने अपनी थ्योरीज को एक्सप्रेस किया और एक्सप्लेन किया. और सरप्राइजिंगली उस बुजुर्ग ने कमाल से एक्सप्लेन किया. मैं बता रहा हूँ 36 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स with 1000 pages each is a huge work which he did, and he tried to explain everything on this. कि उसने कहा जी इड क्या कहती है, I want it now, मुझे अभी चाहिए. ईगो क्या कहती है, I need to do a bit of planning to get it. और सुपर ईगो ये कहती है you can't have it, it's not right, ये सही नहीं है. वो कहते हैं नोखा लाडला खेलन को मांगे चांद. सो जो चांद है, इड ये कहती है कि मुझे अभी चाहिए. ईगो ये कहती है कि ये चांद हासिल करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, सो मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, मुझे चांद मिल जाएगा. और सुपर ईगो ये कहती है कि भाईजान तुमने अपनी शक्ल देखी है तो तुम चांद पे जाने के ख्वाब देख रहे हो, सो ये नहीं हो सकता. सो ये सुपर ईगो कहती है. और इन्हीं तीनों चीज़ों के मिक्सचर से फ्रॉइड ने पर्सनालिटीज़ को एक्सप्लेन किया. I hope I'm making sense out of it. Freud's psychoanalytical theory of personality, id, I want to do that now, maybe we can compromise, and superego, it's not right, don't do it. So इसमें नीचे id, ego और super ego के आपने देखे होंगे. super ego devil है, angel है, id devil है, और ego जो है वो human है, reality है, अभी की मौजूदगी में है. id जो डेवल है वो प्लेयर प्रिंसिपल्स पे एक्ट करती है. ईगो जो ह्यूमनिस्टिक है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे एक्ट करती है. और सुपर ईगो जो एंजल है वो मॉरल स्टैंडर्ड्स पे वर्क करती है. अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, पर्सनालिटी इज मोस्टली एस्टैब्लिश्ड बाय द एज ऑफ 5. सो पहले 5 साल में पर्सनालिटी इंसान की बन जाती है फ्रॉइड के हिसाब से. Early experiences play a large role in personality development and continue to influence behavior later in life. Freud believed that personality develops through a series of childhood stages during which the pleasure-seeking energies of the id become focused on the certain erroneous areas. This psychosexual energy or libido was described as the driving force behind the behavior. So key component ये कि फ्रॉइड ने ये कहा कि पहले 5 सालों में आपकी पर्सनैलिटी फुली फॉर्मुलेट हो जाएगी. वो डेवलिश, रियलिस्टिक या एंजलिस्टिक बिहेवियर्स के बेसिस पे डेवलप होगी, और वो उसमें सेक्सुअल ड्राइव्स की फोर्सेस एक रोल प्ले करेंगी, और उन सारों का इंटरप्ले से आपकी शख्सियत का इजहार होगा. ठीक है. डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉइड ने उसी में बनाए. अच्छा, ये समरी बता रहा हूँ, वही जो पिछली चीजें मैंने बोली कि फ्रॉइड के हिसाब से इड, ईगो और सुपर ईगो का कॉम्बिनेशन ओवरलेड बाय कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, एंड द मिक्सचर ऑफ ऑल दीज इन्वॉल्विंग द सेक्सुअल ड्राइव्स लीड्स टू अ फुल पर्सनालिटी. और इन्हीं के बेसिस पे उसने डिफेंस मैकेनिज्म बनाए. अब डिफेंस मैकेनिज्म पैथोलॉजिकल नहीं है, ये नॉर्मल फिनोमेनाज हैं. लोग समझते हैं ये एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल फिनोमेनाज हैं.
ये वो चीज़ें हैं जो आपको, जो आपका कॉन्शियस है उस पे प्ले करते हुए आपके अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस को नॉर्मलाइज करके बैलेंस करते हैं। सो डिफेंस मैकेनिज्म कभी भी पैथोलॉजिकल नहीं होते, वो नॉर्मल होते हैं। वो पैथोलॉजिकल हो सकते हैं अगर वो लीड कर जाएं किसी जगह पे। सो ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म नॉर्मल है और कुछ पैथोलॉजिकल हो जाते हैं, लाइक डिनायल। सो अ डिफेंस मैकेनिज्म इज अ टैक्टिक डेवलप्ड बाय द ईगो। ईगो जो मेरी रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रही, टू प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट द एंजाइटी। सो वो ईगो जो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कर रही है, उसके बेसिस पे मैं कुछ डिफेंस मैकेनिज्म अडॉप्ट करूंगा जिससे मुझे घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और मैं रैशनली अपने आप को लेके आगे चल सकूंगा। Defense mechanisms are thought to be safeguard the mind against feelings and thoughts that are too difficult for the conscious mind to cope with. So जानबूझ के मुझे अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, चांद मैं हासिल नहीं कर सकता। रियलिटी ये है कि मुझे अगर चांद हासिल करना है तो मुझे उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसकी मैंने पीछे एग्जांपल दी। सो मुझे उस हकीकत से बेचैनी होगी, क्यों नहीं मैं ले सकता, वो देखो ना फलां के पास भी है, फलां के पास भी है, मेरे पास क्यों नहीं है। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज़ करूँगा और उन डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज़ करके मैं रियलिस्टिकली अपने आप को कंफर्टेबल जोन में करने की कोशिश करूँगा। वो चीज़ें जो मैं उसको करने के लिए, अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए करूँगा, उसको फ्रॉइड ने डिफेंस मैकेनिज्म्स का नाम दिया। उसमें नार्सिसिस्टिक, इमेच्योर, न्यूरोटिक और मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है। अब ये सारे अगेन जैसे मैं कह रहा था, ये नॉर्मल रिएक्शंस हैं, लेकिन अगर ये किसी हद पे चले जाएं तो ये पैथोलॉजिकल हो सकते हैं। डिनायल, प्रोजेक्शन, डिस्टॉर्शन, स्प्लिटिंग, immature defense mechanism, acting out, regression, passive aggressive, schizoid, somatization, introjection. फ्रॉइड ने तकरीबन, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नंबर, बट मोर देन 90 to 100 डिफेंस मैकेनिज्म उसने एक्सप्लेन किए थे अपनी किताबों में। उसमें से कुछ कम होते गए। अब कहने को 12 से 14 जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे साइकोएनालिटिकल थ्योरिस्ट ने प्रूव करके रैशनलाइज कर दिए और बाकी डिसइंटीग्रेट हो गए। लेकिन ये नहीं है कि डिफेंस मैकेनिज्म सिर्फ 9-10 ही हैं जो हम टिपिकल किताबों में पढ़ते हैं, ये बहुत सारे हैं। ओवरऑल आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एग्जामिनर बहुत ही कोई घटिया एग्जामिनर होगा अगर वो इस किस्म का डिफेंस मैकेनिज्म पूछ ले जो सिर्फ जिसका जिक्र किताबों में मिलता है और रियलिस्टिकली हम नहीं पढ़ते। सो सारे याद करने विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम। अगर कोई ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म आ जाए जो आपको ना आता हो तो समझ लें कि एग्जामिनर अच्छा नहीं है, लेकिन सारे करने की ज़रूरत भी नहीं। सो साइको एनालिसिस, फ्रॉइड एंड पर्सनैलिटी, उसने कहा जी वेयर द फ्रॉइड्स थ्योरीज द बेस्ट ऑफ हिज टाइम और वर दे सिंपली इनकरेक्ट, करंट रिसर्च कॉन्ट्रडिक्ट्स मैनी ऑफ द फ्रॉइड स्पेसिफिक आइडियाज। सो फ्रॉइड्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को नल एंड वाइड कर दिया गया सिवाय डिफेंस मैकेनिज्म के जो अभी भी यूटिलाइज हो रहे हैं। और लोगों ने कहा क्योंकि जी वो वन मैन शो था, उसके अपने दिमाग की इख्तरा थी, उसने सेक्स को हर जगह डाल दिया। सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कंट्रोवर्शियल हो गए, कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए, लेकिन फ़ायदा ये हुआ उसको, ये बाबा साइकोलॉजी इसलिए कहते हैं कि उसकी थ्योरीज के बेसिस पे साइकोलॉजी आगे बढ़ी, रियलिस्टिकली आगे चली। सो डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप इन चाइल्डहुड। Slips of the tongue are likely competing nodes in the memory network. Dreams may not be unconscious drives and wishes. अब इसने बहुत सारी चीज़ें फ्रॉइड ने और भी डिस्क्राइब की, जिसमें एडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, ट्रांसफरेंस का कॉन्सेप्ट है, और इस तरह के और कॉन्सेप्ट हैं। वो सारी थ्योरीज हम नहीं कर सकते। सो लेकिन ये कि अगर कभी अगेन हो तो इस बेसिस के ऊपर आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एडिपस कॉम्प्लेक्स इन साइकोएनालिटिकल थ्योरी इज अ ग्रुप ऑफ लार्जली अनकॉन्शियस
dynamically repressed ideas and feelings which center around the desire to possess the parent of the opposite sex and eliminate the parent of the same sex. According to the classical theory, the complex appears during the so-called Oedipal phase of libidinal and ego development, that is between the ages of 3 and 5, though Oedipal manifestations may be detected early. So जैसे मैंने पहले कहा था कि फ्रॉइड की पर्सनालिटी डेवलपमेंट 5 साल पे कंप्लीट हो जाती है और पहले 5 सालों में ही ये सारे प्रोसेसेस हैं. एडिपस कॉम्प्लेक्स मेल्स में, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फीमेल्स में, फिर उसका इंटरप्ले, फिर ट्रांसफरेंस, फिर एसोसिएशंस और वो सारे कॉन्सेप्ट कुछ और भी इसमें अगेन डिटेल से पढ़ना चाहें तो फिर वो भी पढ़ सकते हैं. लेकिन आगे चलते हुए फ्रॉइड के बाद जो उसके शागिर्द थे, जैसे मेरे शागिर्द अब बहुत सारी जगहों पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लगे हैं तो वो डिसएग्री करते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ या करवा रहा हूँ. सो ऑब्वियसली शागिर्दों की अपनी ग्रूमिंग होती है, उनके अपने आइडियाज़ बनते हैं और उस्तादों को वो निगेट करते हैं, चाहे कि मेरी उम्र में पहुँचने के बाद वो अपने उस्तादों को फिर से मानना शुरू कर दें. लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस्तादों को मानते रहें, उनको नल एंड वॉइड ना करें. 12 अच्छे शागिर्द वही जो उस्तादों के साथ चले. सो न्यू फ्राइडियंस ने, जो फ्रॉइड के शागिर्द थे या उसके बाद आने वाले लोग थे, उन्होंने उसी की थ्योरीज को निगेट करते हुए अपनी थ्योरीज बनाई. मसलन एल्फ्रेड एडलर न्यू फ्राइडियन है, उसने लाइफस्टाइल्स पे बात की, फीलिंग्स ऑफ इंफीरियॉरिटी की बात की, ये उसके कॉन्सेप्ट हैं. शायद मैं थोड़ा सा आगे टच करूँ. कार्ल यूंग ने, जो कि अगेन न्यू फ्राइडियन है, पीपल आर शेप्ड बाय क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट जनरेशन. यूंग ने बात की आर्कीटाइप्स की, कि हर इंसान के अंदर एक आर्कीटाइप्स हैं और उन आर्कीटाइप्स के बेसिस पे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, जिसमें मदर नेचर, चंदा मामा, मिथ स्टोरीज, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ रिंग्स, ये सारे यूंग की थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है. हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ रिंग्स आप सबको पता है कि बहुत मशहूर मूवीज़ बनी, ज़्यादातर फैंटेसी बेस्ड थी, रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन यूंग की आर्कीटाइप्स के बेसिस पे वो सिलसिला उन्होंने बनाया. फिर हैरी स्टैक्स सुलेमन का जिक्र आता है, वी एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद अदर्स टू रिड्यूस टेंशन, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया. कैरन हॉर्नी ने 3 पर्सनालिटी ग्रुप्स की बात की, कंप्लाइंट, एग्रेसिव और डिटैच्ड, और उसके बेसिस पे उसने अपनी थ्योरीज की बात की. इन साइकोलॉजिकल थ्योरीज को पढ़ें, इनको अंडरस्टैंड करें, लेकिन इनको याद रखने की कोशिश मत करें, क्योंकि अगर आप इनको याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे. सो ये सारी चीज़ें याद नहीं रह सकती, इनको अंडरस्टैंड कर लें ताकि इम्तिहान में अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाए तो आप अपने जज्बात को उसमें एक्सप्रेस कर दें. But if you will try to memorize them, you will be stuck. So Carl Jung, Swiss psychiatrist who was a Freudian disciple, believed that all of us belong to one of the 2 personality types, either introvert or extrovert. So Carl Jung के archetypes के basis पे ये 2 concepts हैं, introversion और extroversion, और उसने कहा कि हर शख्स इन्हीं 2 personality के basis पे explain हो जाएगा. Introvert जो शाय है, सेल्फ सेंटर्ड है, पर्सन हुज अटेंशन इज फोकस्ड इनवर्ड्स. एक्सट्रोवर्ट जो बोल्ड है, आउटगोइंग पर्सन है, हुज अटेंशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स आउटवर्ड्स. एल्फ्रेड एडलर ने कहा कि जी यूनिटी ऑफ पर्सनालिटी, द पर्सनालिटी इज हेल्ड टुगेदर बाय द फिक्शनल फाइनलिज्म एंड यूनिक स्टाइल ऑफ लाइफ. अगेन मुश्किल औखे अंग्रेजी के अल्फाज और घुमा फिरा के बाद सीधी बात नहीं करनी. मिस्टेकन स्टाइल्स ऑफ लाइफ, रूलिंग टाइप, गेटिंग टाइप, अवॉइडिंग टाइप, ये उसने 3 टाइप्स डिस्क्राइब की. और हेल्दी स्टाइल ऑफ लाइफ, सोशली यूजफुल टाइप. अब इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानियाँ हैं, सो आई वॉन्ट बी गोइंग इनटू दैट. एडलर स्ट्रेस्ड अ पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर. उसने कहा कि हर शख्स पैदाइशी तौर पे अच्छा है और वो वक्त के साथ बुरा हो जाता है. He believed that individuals can control their fate. So मुझे पता होगा कि 10 साल बाद मैं कहाँ हूँ, 10 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँगा, 10 साल बाद मेरा लाइफ क्या होगी, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, मेरे इर्द गिर्द माहौल कैसे होगा. सो हर चीज़ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये एडलर की थ्योरी के हिसाब से.
They can do this in part of trying to help others' social interests. How do they do this can be understood through analyzing their lifestyle, early interactions with the family members, peers, teachers, उसके बेसिस पे inferiority और superiority lifestyles बनते हैं. फिर उसके बाद एरिक्सन आ गए. एरिक्सन की थ्योरीज आपकी बिहेवियर साइंस की किताबों में ये सारी मेंशन है कि किस एज में क्या होता है, उसके बेसिस पे एब्सोल्युटली यू हैव टू लर्न इट इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड इट. अदरवाइज जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि उसने फ्राइड की एग्जाम्पशंस को एक्सटेंड किया. उसने कहा जी इसमें सिर्फ ये इड, ईगो और सुपर ईगो का कमाल नहीं है, बल्कि उसमें सोसाइटी का इन्फ्लुएंस भी है और एपिजेनेटिक इन्फ्लुएंस भी है. और उसके साथ उसने साइको सोशल हिस्ट्री भी लेनी शुरू कर दी और एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी बीच में मिक्स कर दिए. मैं उसने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया कॉन्सेप्ट को. फिर ट्रेट थ्योरीज डेवलप हुई. जब ये पर्सनालिटी थ्योरीज फ्रॉइड के ज़माने की और उसके बच्चों की, उसके शागिर्दों ने थ्योरीज बनानी शुरू की, तो उसके साइमल्टेनियसली एक और ग्रुप खड़ा हुआ और उसने कहा जी आप क्या बोल रहे हैं, ये सब बकवास है, असल चीज़ तो ये है. सो पर्सनालिटी ट्रेट्स आर एंड्योरिंग पैटर्न्स ऑफ परसीविंग, रिलेटिंग टू एंड थिंकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट एंड oneself that are exhibited in a wide range of social and personal contexts. A trait is what we call a characteristic way in which an individual perceives, feels, believes or acts. So कोई भी trait ऐसी है, मसलन हसास है, मसलन जज्बाती है, मसलन बड़बोला है, मसलन कमगो है, मसलन खामोश तबाह है, ये सारी traits हैं. शुरू में तकरीबन 150 से ज़्यादा ट्रेट्स डिस्क्राइब हुई. इन्हीं साइकोलॉजिस्ट ने 150 से ज़्यादा ट्रेट्स डिस्क्राइब की. फिर वो ट्रेट्स कम होती गई और मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने उन ट्रेट्स को फिल्टर करके कम करना शुरू कर दिया और उसके बेसिस पे बहुत सारी ट्रेट थ्योरीज जो हैं वो बनी. मसलन गॉर्डन एल्पोर्ट साहब ने ट्रेट्स थ्योरी की बात की कि ट्रेट्स दैट डोमिनेट एन इंडिविजुअल्स होल लाइफ often to the point that a person becomes known specifically for these traits, वसीला है. So known to be वसीला. फिर सेंट्रल ट्रेट्स हैं, कुछ कार्डिनल ट्रेट्स हैं, कुछ सेंट्रल ट्रेट्स हैं, कुछ सेकेंडरी हैं. वो कार्डिनल ट्रेट वसीला है, मतलब ये हर चीज में वो गुस्सा खाएगा. सेंट्रल ट्रेट्स क्या हैं? दैट फॉर्म द बेसिक फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी. टर्म्स सच एज इंटेलिजेंट, वसीला है लेकिन बहुत होशियार इंसान. राइट. सो एक कार्डिनल ट्रेट हो गई, एक सेंट्रल ट्रेट हो गई. और सेकेंडरी ट्रेट ये वसीला है, बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प है, लेकिन कभी कभी जज्बाती बातें कर जाता है. ठीक है. सो ये सेकेंडरी ट्रेट्स हो गई. सो एल्पोर्ट ने 3 जगह पे उन ट्रेट्स को एक्सप्लेन किया कि आप जितनी ट्रेट्स बता रहे हैं 100-150 वो सारी ठीक हैं, लेकिन कुछ कार्डिनल ट्रेट्स हैं, कुछ सेंट्रल ट्रेट्स हैं और कुछ सेकेंडरी ट्रेट्स हैं, और उसके बेसिस पे पर्सनालिटी डिस्क्राइब हुई. फिर रेमंड कैटल साहब आ गए जिन्होंने 16 PF स्केल दिया पर्सनालिटी का, और ये 16 PF पर्सनालिटी स्केल अभी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में फॉर रिसर्च, फॉर एनालिसिस, फॉर डिस्क्राइबिंग पर्सनालिटी, क्योंकि उसका जो स्केल है अब वो वेब बेस्ड भी है, उसकी इंटरनेट पे अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी है, क्योंकि ये ज़माना अभी चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ. सो रेमंड कैटल ने उसको मॉडिफाई किया, चलाया और आगे बढ़ाया, और उसने कहा जी 16 बेसिक ट्रेट्स. आप 150 की बात करते हैं, छोड़ दें, ये जो 16 चीज़ें ये मेन है, और इनके बेसिस पे आप पूरी पर्सनालिटी डिस्क्राइब कर सकते हैं. कुछ सरफेस ट्रेट्स हैं, कुछ सोर्स ट्रेट्स हैं. सोर्स ट्रेट्स जो बचपन से चल रही हैं, सरफेस ट्रेट्स जो आप इधर उधर से लर्न करके अपने अंदर बना लेते हैं. मसलन जो पैदाइशी तौर पे मेरे अंदर चीज़ है वो ये जी के ऊंचा बोलता है, और जो मैंने अडाप्ट कर लिया वो ये कि मैंने स्पीकिंग पावर में इजाफा कर लिया, अपने आप को बोल बोल के, पढ़ा के उसको इजाफा कर लिया. उसके बाद थ्योरी आई आइजिंग की 3 फैक्टर थ्योरी. हैंस आइजिंग
अच्छा, वो एरिक्सन और ये आइजेंक ये सेम ज़माने के हैं, प्रॉबेबली 70s और 80s की बात। इन्होंने कहा जी इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, इमोशनली स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल, इम्पल्स कंट्रोल वर्सेस साइकोटिक। सो ये 3 डोमेन्स हैं, इन 3 डोमेन्स के ऊपर आप पर्सनालिटी असेस कर लें। फिर आइजन की जो थ्योरी है, ये जो टेबल नज़र आ रहा है आपको, उसने इसको एक्सेस में डिवाइड कर दिया जी, अनस्टेबल इमोशंस, स्टेबल इमोशंस, एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी, इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी। इसके बीच में उसने 4 चीज़ें और बयान की, फ्लेगमेटिक, सैंग्विन, क्लोरिक एंड मेलनकोलिक। और फिर उसके बीच में मजीद चीज़ें बयान की, सोशेबल, टॉकेटिव, रिस्पॉन्सिव, इजी गोइंग, लाइवली, केयरफ्री, ये फिर ये फिर ये फिर ये। और इन चारों जो मेन एक्सेस है इधर का और इन चारों का, ये मिक्सचर पर्सनालिटी का है। सो इन्होंने भी एक स्केल बनाया हुआ है, उस स्केल को जब आप टिक बॉक्स करते हैं तो यही सारी चीज़ें आपकी असेस होती हैं और आखिर में कहती हैं ये शख्स इस किस्म का है। नटशेल में अब बहुत सारी चीज़ें ये सिंप्लीफाई होती चली जा रही हैं। सो जो आगे हम थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है, पर्सनालिटी थ्योरीज, वो ज़्यादा रियलिस्टिक आपको लगेंगी, ये ज़्यादा हाइपोथेटिकल आपको लगती हैं। एज अ साइकाइट्रिस्ट मेरे लिए सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि ये किस किस्म की बेसिक पर्सनालिटी का एलिमेंट इसके अंदर है, क्या ये रिस्पॉन्ड करेगा ट्रीटमेंट को कि नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। इसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए सोशल इंटरवेंशंस और मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। मसलन मेरे पास एक मरीज़ आता है, उसको मैं कहता हूँ जी इसको सेरेब्रल पाल्सी है। अब सेरेब्रल पाल्सी वाला पेशेंट, आई नो कि प्रोग्नोसिस कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, लॉन्ग टर्म चलेगा, इसको सोशल हेल्प की, इसको सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, एडजस्टमेंट इनटू द सोसाइटी रादर दैन दवाइयों और साइकोलॉजिकल हेल्प के। उसके बरक्स एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर का पेशेंट आएगा। सो बात ये होगी कि इसको शायद ज़्यादा साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि ये ऐसा डिसऑर्डर है, और इसको कम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो एज अ साइकाइट्रिस्ट ये सारी पर्सनालिटी थ्योरीज के बेसिस पे जानने के बावजूद आई विल फोकस मोर ऑन द क्लिनिकल implications. So Big Five theory. The Big Five theory of personality represents 5 core traits that interact to form human personality. Louis Goldberg proposed a 5-dimension personality model nicknamed the Big Five. और ये Big Five क्या था जी? Ocean, OCEAN, Ocean. Big Five theory is Ocean. Ocean में 5 चीज़ें हैं, openness, consciousness, extroversion, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। और उसका फिर आगे स्केल है, लो से हाई, और उसके मजीद डिस्क्रिप्शन है। सो एक और पैराटाइम 12, ये एक और चीज़ है। फिर ट्रेट थ्योरीज प्रोवाइड यूजफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनालिटी एंड इट्स स्ट्रक्चर, प्रोवाइड foundation of valid and reliable personality devices, can lead to people to accept and use oversimplified classification description, underestimate socio-cultural behaviors. लो जी, आज के लिए इतनी स्लाइड्स काफ़ी हैं, ठीक है। और आप लोग अगर अब कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ लें। ओप्स, I won't be able to stop the screen sharing. I'm sorry. ये मैंने इससे पहले कोशिश की थी, मैं अगर इसको स्टॉप करता हूँ तो ये सेटिंग्स पे ले जाता है, सेटिंग्स पे जाता हूँ तो स्काइप डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो मैं इसको नहीं छेड़ा। सो आप लोग बात कर लें अगर कोई सवाल पूछना है तो। अच्छा, मुझे फंसवाना, ये रिकॉर्डिंग करके तुमने चला देना और साइकोलॉजिस्ट ने मेरे पीछे पड़ जाना है। मैं क्यों कहूँ मुझे नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। देखो, ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये इवॉल्व हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है।
और इनमें से कोई भी थ्योरी या कोई भी बात एक शख्स से शुरू हुई और उसने एक्सप्रेस किया और बढ़ाया। अभी हमने बहुत सारी नहीं पढ़ी, अभी हमने पढ़ दी हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक पैरामीटर पूरा किया है, ठीक है। अभी हमें और बहुत सी चीज़ें करनी है। मैं फिर जब वो सारी कवर हो जाएंगी ना, तो इस चीज़ सवाल का जवाब मैं तुम्हें उस वक्त दे दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, बट अभी नहीं दूंगा, कुछ देर बाद दूंगा, ठीक है। बताओ और एनीबडी एल्स? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। Most of the time, our seniors are telling us that personality disorders have very poor prognosis. It's very hard to treat them. Whenever they come to our OPDs, they are usually coming with different problems, for example, depression or. अच्छा, आई एम सॉरी बेटा, आई एम कटिंग यू, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ओल्ड ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ये था कि एक दफ़ा जब आप देखते थे ना, ओह इसको तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एने नहीं ठीक होना। आई डोंट थिंक सो दिस इज लाइक दैट। I can assure you with my own experiences and with lots of research evidence, personality disorders, depending upon the type of disorder and depending upon how you intervene, that is the most crucial point. आप as a psychiatrist क्या interventional strategies opt करते हैं? Prognosis is not bad at all. So मुझे जब ये पता चल जाता है ना कि इस शख्स की ये पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, लाइक ऑब्सेसिव है, डिसऑर्डर नहीं है, ओसीपीडी है। सो लोग कहते हैं जी ओसीपीडी है, ओ दवाई इसलिए नहीं ठीक होना। बिल्कुल ठीक हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप एज अ साइकियाट्रिस्ट, एज अ ट्रीटिंग पर्सन उसको कैसे डिमार्केट करते हैं। इन सारी थ्योरीज को अंडरस्टैंड करने की सिर्फ एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है मेरे पास, और वो यही है कि मैंने जैसे पहले शुरू में कहा था, आई वॉन्ट टू नो द आउटकम एंड द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट एंड हाउ आई हैव टू टेलर द ट्रीटमेंट। इफ आई विल बी एबल टू टेलर द ट्रीटमेंट प्रॉपरली, नो पर्सन कैन से दैट दिस इज बैड प्रोग्नोसिस। किसी भी बीमारी का बुरा प्रोग्नोसिस और अच्छा प्रोग्नोसिस आप पे डिपेंडेंट है। आप अगर सही इलाज कर रहे हैं तो गुड प्रोग्नोसिस है, और अगर आप गलत इलाज कर रहे हैं, लाइक हम पाकिस्तान में रहते हुए कहते थे ये सोशल इंटरवेंशन में हम क्या करें, हम इसको पैसे दे दें कि खाना खा ले। वी कैन नॉट डू दैट, बट ऑफ कोर्स वी कैन channelize the resources to get them better, to get something for themselves to get out of it. So it all depends on you, how you make the treatment strategy for the patient. I'm sorry, I cut you down. I am very optimistic as far as my patients are concerned. Sorry, हाँ कह रहे थे आप कुछ, जी बोलिए। बिल्कुल, मैं फिर वही बात करूंगा, कोई आउटकम और प्रोग्नोसिस बुरा नहीं है, खराब नहीं है, नील नहीं है। वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप कैसे उसको लेकर चलते हैं। अगर आप अच्छी तरह लेकर चलेंगे, आउटकम और प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। ये कह देना कि इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, I don't think so. This is an appropriate statement, and people who give this statement, they are not good psychiatrists. I'm sorry to say. चाहे वो मेरे दोस्त ही हों, खैर बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं psychiatry में जो ऐसे कहते हैं, लेकिन I don't agree with that. जी, anything else? पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, अभी हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स नहीं किए, वो पहले
पर्सनालिटी थ्योरीज की बात थी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की। जब मैं वो कराऊंगा तो मैं ट्रीटमेंट डेफिनेटली बताऊंगा। एविडेंस बेस्ड न्यूरोफार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन आर अवेलेबल and they have a good effect and people do respond to it and they are okay, so don't worry about it। वो मैं हम करेंगे कवर, और बहुत अच्छा आउटकम है, बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है इवन विद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, लेकिन डिपेंडेंट ऑन के किस चीज़ के लिए आप दे रहे हैं। सो ऑल डिपेंडेंट ऑन द डायग्नोसिस, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स। योर डायग्नोसिस ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स and your appropriate intervention can lead to good outcome and prognosis। अभी बात वही है कि आई एम हैप्पी कि वो दोनों यहाँ पे आई हैं, बिकॉज इन पर्सनालिटी थ्योरीज को पढ़ाने का अभी तो खैर अभी सिर्फ शुरू किया है, अभी बहुत रहता है। सो वो पढ़ाने का मकसद आप लोगों को एज अ डॉक्टर, एज अ साइकियाट्रिस्ट ये है। साइकोलॉजिस्ट जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, आसिया और ये नजमा, दे नो के वो एक एक थ्योरी को पढ़ने के लिए महीनों पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। हम कोशिश करके 3 घंटों में इसको सम अप कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली हम उस तरह से तो इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे जैसे कि वो कर लेंगी, लेकिन अगेन मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मैंने पर्सनालिटी थ्योरीज को जितना पढ़ा सालों में और पढ़ता रहता हूँ, द पॉइंट इज अगेन फिर वही बात रिपीट करूँगा, आउटकम एंड प्रोग्नोसिस ऑफ अ पेशेंट, एंड आई बिलीव दैट इफ यू नो योर पेशेंट्स वेल you can treat them better। Okay? हाँ? नहीं, you are welcome। टाइम मेरे पास होता है तो मेरा दिल करता है कि मैं जितना पढ़ा सकता हूँ पढ़ा दूँ। सो मैं वो कोशिश करता हूँ, वो मैं वहाँ पे भी करता था, यहाँ पे भी करता हूँ। सो शायद यही कंट्रीब्यूशन हमारी है साइकियाट्रिस्ट ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। 24 करोड़ की आबादी के लिए पाकिस्तान में जो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल हैं वो टोटल 1000 हैं, टोटल 1000 है 24 करोड़ के लिए। जिस इलाके में यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ 1.25 लाख की आबादी है इस शहर की, और इसमें तकरीबन 350 से 500 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं। सो 1.25 लाख की आबादी के पीछे 500, और वहाँ 26 करोड़ की आबादी के पीछे 1000। सो आपको इमेजिन कर लो कितनी मसले हैं। जितने लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स में इजाफा होगा उतनी अवेयरनेस और एजुकेशन बढ़ेगी। और अब तो खैर आजकल सोशल मीडिया बड़ा रोल प्ले कर रहा है, बड़ी रिकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट की और साइकियाट्रिस्ट की चल रही हैं। सो वो अच्छी चीज़ है। सो अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल शाम को 7 बजे पाकिस्तानी टाइम पे दोबारा मिलेंगे, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करेंगे, जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं कर लें, और फिर बाकी थ्योरीज भी कवर अप कर लेंगे। राइट बेनज़ीर? अब डिफेंस मैकेनिज्म नहीं पढ़ाने मैंने, वो मैंने बता दिए, वो अलग से टॉपिक है, वो पूरा टॉपिक है, इसलिए वो मैं नहीं कवर करवाऊंगा अभी, ठीक है। एक जगह पे रहा करो, तुम लोग चाहते हो एक वक्त में सारा कुछ करा दिया जाए, वो नहीं हो सकता। अब थ्योरीज और पर्सनालिटी पहले कवर कर लें, फिर डिफेंस मैकेनिज्म्स पे भी चले जाएंगे, ठीक है। चलो, सी यू टुमारो एट 7 PM। ओके, अल्लाह हाफिज।